पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए, हम टीजीटी साइंस के लिए हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। आज ये 6th लेक्चर है जिसमें आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट्स क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं बच्चों, जो सोर टेस्ट में होते हैं, जो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है। जैसे आपने लेमन देखा है या आपने टमाटो देखा है, विनेगर देखा है। ये कैसे होते हैं, ये आप टेस्ट के हिसाब से आप बता रहे हैं, जो कि किस टेस्ट में होते हैं, सॉर इन दी टेस्ट होते हैं, इनको आप एसिड बोलते हैं। और अगर आप इंडिकेटर के हिसाब से बताएं तो वो क्या बोलते हैं कि जो लिटमस पेपर को कहाँ से ब्लू से कहाँ पे कन्वर्ट कर दें, रेड में, तो उसको भी आप क्या बोल देते हैं, उसको भी आप क्या बोल देते हैं बच्चों, एसिड बोल देते हैं। ठीक है। और अगर आप सॉल्यूशन में आयन के बेसिस पे बात करें तो जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं उसको भी आप क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है। अगर आप इस टर्म की बात करें तो ये एसिडस जो वर्ड होता है उससे ये डिराइव किया गया है। कौन, एसिड जो वर्ड है वो एसिडस से डिराइव किया गया है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो जो जितने जल्दी जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देते हो। इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक को मिनरल एसिड भी बोला जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4, HNO3 हो गया है। ये कैसे एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। वीक एसिड में जैसे मैंने ऑर्गेनिक एसिड को बोला, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, या फिर ऑक्जेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे वीक एसिड कहलाते हैं। और अगर जो टर्म यूज की जाती है, एक कंसंट्रेटेड वर्ड यूज किया जाता है, क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड, और एक क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड बहुत ज़्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और जहाँ पे आप जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट बढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। ठीक है। जैसे आप मोस्टली जो सॉल्वेंट लेते हैं वो किसको लेते हैं, पानी को लेते हैं। ठीक है। अगर आप ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं तो बच्चों ये कहाँ मिलता है आपको, टमाटर में मिलता है, जो टमाटो होता है। लैक्टिक एसिड जो मिल्क होता है वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। और जैसे आपको बटर में देखा जाए तो बुटारिक एसिड जो होता है वो बटर में मिलता है। टैनिक एसिड जो टी होती है बच्चों उसमें आपको मिलता है। ठीक है। तो ये कई जो एसिड्स हैं, विनेगर में जैसे आपको पता होगा। ठीक है। एसिटिक एसिड जहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है। एसिटिक एसिड किस में मिलेगा, विनेगर जो होता है उसमें आपको मिलता है। ठीक है। तो कुछ जो नाम है वो आपको पता होने चाहिए कि भाई ये एसिड आपको कहाँ मिलेगा। जैसे आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है। ठीक है। वैसे आप बताते नहीं हैं, गलत बात है। आप जो कमेंट करते हैं मैं उसको बना देती हूँ। आप ना तो कोई कमेंट करते ना वीडियो शेयर करते, बच्चों ये काम तो आप कर ही दिया करें। ठीक है। आप देखो, फिर आपको पता होना चाहिए कि बेसिस क्या होते हैं बच्चों। फिर इंडिकेटर की भी बात करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पर एक बार हम बेसिस की बात कर लेते हैं कि बेस क्या होते हैं। बेस कैसे होते हैं, वो आपको बिटर इन द टेस्ट मिलेंगे और सोपी टच मिलेगा, जैसे आप साबुन को टच करते हैं। और वो जो जो लिटमस अगर आप देखते हैं, रेड से किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस यहाँ रिलीज होते हैं, किस में, बेस में। स्ट्रॉन्ग बेसिस एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे NaOH है, KOH है बच्चों, इसको कास्टिक सोडा बोलते हो आप। और एक क्या है, स्लेग लाइम, जिसको आप COH का ट्वाइस बोलते हो। जहाँ अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगी तब आप इसको लाइम वाटर भी बोलेंगे। वीक बेसिस क्या है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH। ठीक है। आपसे कई बार टर्म पूछी जाती है, एल्कलीज क्या होते हैं, जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जैसे ये मैंने तीनों लिखे हैं, ये एल्कली ही हैं। ठीक है। NaOH आप ये मान लीजिए। ठीक है। ये वाला NaOH, KOH, ये क्या है, एल्कली जो सॉल्युबल होते हैं किसमें, पानी में। सॉल्ट क्या होते हैं, जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, आप उनको क्या बोल देते हैं, सॉल्ट बोल देते हैं। जैसे NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, जो भी एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से बनेंगे वो सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की बच्चों, यहीं पे ही है ये इंडिकेटर वाला टॉपिक, जिसमें क्या है भाई, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ की प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में बताता है। हमें ये बताएगा, वो इंडिकेट करेगा कि भाई ये एसिड है या बेसिस है। तीन तरीके के इंडिकेटर आपके पास होते हैं,
और उनके बेसिस भी मतलब अलग-अलग हैं। नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचर में प्लांट्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे तो एक तो लिटमस है बच्चों, वो भी कैसा है, वो नेचुरल इंडिकेटर ही है, ठीक है। कैबेज जो होता है उसकी लीव्स जो होती है वो नेचुरल इंडिकेटर है। और अगर आप जो प्यूटेनिया है, वो जो प्लांट है वो भी किस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और हाइड्रेंजिया जो है वो भी नेचुरल इंडिकेटर में आता है। टर्मरिक है जो आपको पता ही है, वो नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। सिंथेटिक में कौन कौन है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन जो है वो कैसा है, सिंथेटिक है जो हमने बनाया है। ऑल्फैक्टरी जो स्मेल के बेसिस पे जो आप बताते हो, स्मेल के बेसिस पे आप ये बताओगे कि भाई यहाँ एसिड है कि बेसिस है, बेस आपको मिलेगा, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कौन कौन आ जाता है, जैसे वैनिला एसेंस जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, या जो क्लोव लीव होती है ना बच्चों, क्लोव जो लीव होती है वो भी एक ऐसा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो आप स्मेल के बेसिस पे बताते हैं। अभी एक चार्ट बना लेते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इंडिकेटर लिखेंगे, पहले जो लिटमस है, ठीक है। अब लिटमस में यहाँ पे लिख देते हैं एसिड में क्या कलर आएगा और यहाँ पे बेस में क्या कलर आएगा। लिटमस अगर आपने ब्लू लिया है तो रेड हो जाएगा, और यहाँ पे कैसा कलर आता है, यहाँ पे ब्लू आएगा लिटमस में, ठीक है। फिर अगर आप ये देखेंगे कि, और आपको ये बताना है कि लिटमस जो है बच्चों वो किस चीज़ से बनता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो लिटमस है वो किस प्लांट से इसको बनाया जाता है, ठीक है। लास्ट तक आप मुझे मतलब जो कमेंट होगा उसमें आप मुझे बता देना। लिटमस रेड और बेस में ब्लू हो जाएगा। फिर क्या है, रेड कैबेज जो होती है बच्चों, क्या है, रेड कैबेज। इसमें क्या होगा, ये एसिड में रेड होगी और वैसे कैसा कलर हो जाएगा, बेस में ग्रीन कलर हो जाएगा। जो आपका हाइड्रेंजिया है, इसको यहाँ पे ऊपर मैंने नाम वैसे दिखाई दिया था, एच यहाँ लिख देते हैं, वो किस में, एसिड में ब्लू हो जाएगा और बेस में पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। टर्मरिक आपको पता ही होगा, जो हल्दी है उसमें क्या रहता है कि एसिड में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, और जो बेस में है वो कैसा हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। जैसे आप साबुन लगाते हैं ना, अगर हल्दी गिरी हुई है, एसिड डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बेस में डालते हो जैसे साबुन लगा देते हो तो रेड कलर में चेंज हो जाएगी। फिर बात है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन अपना एसिड में कलरलेस रहता है, कलर नहीं आता है। और अगर आप बात करते हैं किसमें, फिनोप्थिलीन की बेस में, यहाँ पिंक कलर आ जाता है बच्चों, कैसा आ जाएगा, पिंक। मिथाइल ऑरेंज की आप बात करें तो यहाँ पे एसिड में यहाँ पे रेड कलर आता है और बेस में यहाँ येलो कलर आता है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं ये सिंथेटिक थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल की उससे होते हैं, पता लगता है, जैसे वेनिला एसेंस जिसको हमने बोला। अगर आप अनियन जो है वो अगर इसमें डाल देते हैं बच्चों, ठीक है, उसकी एक स्मेल होती है, अनियन की स्मेल होती है ना, और उसमें आप क्या करते हो, अगर वेनिला एसेंस अगर डाल देते हो उसमें, अनियन में वेनिला एसेंस डाल देते हो तो एसिड में उसकी जो स्मेल है वो वैसे की वैसे रहती है, ठीक है। पर जो बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप डाल देते हो वेनिला एसेंस को तो उसकी स्मेल जो है वो गायब हो जाएगी, ठीक है, कोई स्मेल वहाँ पे नहीं मिलेगी। जैसे अनियन को अगर आप एसिड में डाल देते हो तो वहाँ पे स्मेल रहती है, बेस में डाल दोगे तो वहाँ कोई स्मेल नहीं मिलेगी। किसको, जैसे आपके पास अनियन है, आप उसको अगर एसिड में डाल देते हो तो वहाँ स्मेल रहती है, स्मेल क्या है आपको मिलेगी, और अगर आप उसको बेस में डाल देते हो स्मेल आपको नहीं मिलेगी। वही वेनिला एसेंस की बात की है, अगर उसको एसिड में डाल देते हो तो वहाँ पे क्या रहेगी, स्मेल रहेगी, पर बेस में वहाँ स्मेल नहीं रहेगी। सेम जो क्लोव हमने बोला है, ऑयल, इसमें भी क्या है, स्मेल यहाँ तो रहने वाली है एसिड में, और बेस में जो है वो स्मेल जो है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। ये इंडिकेटर्स हैं, काम की बातें हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे पूरा ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और ये सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, अनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव जो ऑयल होता है उसकी बातें हमने की हैं, ठीक है। एसिड और बेस की अब हम रिएक्शन की बातें करेंगे तो आप ध्यान से समझेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन है एसिड
आप मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हमने कल भी किया था, तब मेटल नॉन मेटल पढ़ा था हमने कि एसिड है आपके पास, मान लीजिए HCl है और आपने उसकी मेटल के साथ रिएक्शन कर दी तो क्या होगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये एक मतलब हाइड्रोजन जो गैस है वो ज़रूर निकलती है और H2 गैस ज़रूर निकलती है, साथ में यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा ZnCl2। ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तब भी मेटल, आप मेटल की और एसिड की रिएक्शन करते हैं और साथ में सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगाओगे, जैसे आपको पता है ना, जैसे मैच स्टिक है या फिर फायर आग के पास लेके जाते हो तो एक पॉप साउंड वहां पे निकलती है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एज अ फ्यूल बिहेव करती है। ठीक है, कल हमने ये रिएक्शन देख ली थी कि जिंक और एल्यूमिनियम एज अ एम्फोटेरिक जो सब्सटेंस है उसके जैसे बिहेव करते हैं, मतलब एसिड भी है और साथ में क्या है, बेसिस भी है। ठीक है, फिर आप बात करोगे कि ये तो आपने एसिड की बात की, अगर आप क्या करें मेटल की बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, कि जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है जिंक प्लस NaOH, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ भी सोल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दीजिए और साथ में यहाँ पे क्या बना दोगे, Na, क्योंकि सोडियम लिया है आपने, और यहाँ पे 2 और जिंक और ये O2, जिसको आप सोडियम जिंकेट बोलते हो, क्या बोलते हो, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप मेटल और बेस की रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। फिर अगर आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, आप सोडियम जो कार्बोनेट है उसके साथ रिएक्शन करेंगे या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे एसिड्स की, तो क्या होगा, ये HCl हमने लिया, एक आप रिएक्शन लिख रहे हैं Na2CO3 और एक ये बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, CO2 तो कंफर्म है दोनों में निकलेगी, दोनों में पानी भी निकलेगा और दोनों में क्या है, सॉल्ट बाहर निकलेगा। यहाँ अगर आप क्या लिया होता आपने, K2CO3 लिया होता तो यहाँ पे KCl निकल जाता, पर यहाँ पे आपने Na लिया है तो NaCl CO2 बाहर निकली है और H2 यहाँ पे पानी जो है वो स्टीम की फॉर्म में बाहर निकला है। अब यहाँ पे टेस्ट कैसे किया जाता है कि भाई यहाँ पे कार्बोनेट ही था, तो आप क्या करते हैं, जो यहाँ से CO2 बाहर निकली है इसकी कन्फर्मेशन की जाती है, जैसे हमने H2 का पता किया है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकली या नहीं, तो इसकी लाइम वाटर के साथ CaOH का जो ट्वाइस है इसके साथ रिएक्शन करते हैं CO2 की, तो क्या बन जाता है, वाइट PPT, जिसको आप लाइमस्टोन CaCO3 जो है वो बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। पर अगर आप एक्सेस ऑफ CO2 यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, एक्सेस बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिससे जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है, CaHCO3 ठीक है, ये यहाँ पे बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना, तो ये क्या है, यहाँ पे जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, और एसिड और बेस की आपस में ही अगर हम रिएक्शन कर दे तो बच्चों यहाँ पे एक पेज गायब है। ठीक है, तो अभी उसकी रिएक्शन हम यहाँ लिख देते हैं कि एसिड प्लस में बेस आप कर देते हैं तो इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, और यहाँ पे सॉल्ट प्लस में पानी बाहर निकलता है, सॉल्ट प्लस में पानी यहाँ पे बाहर निकलेगा। अगर आप क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की आप रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट, पानी तो बाहर निकलेगा ही। एक आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि पार्ट स्ट्रॉन्ग किसका है, एसिड का, तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और पानी ऑलवेज ये बाहर निकलेगा इस सब में। ठीक है, फिर क्या है, आपने वीक एसिड लिया है पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो अब की बार जो सॉल्ट का नेचर होगा वो किस तरीके का होगा, बेसिक सॉल्ट यहाँ पे बनेगा, पानी बाहर निकलेगा ही। फिर आपने वीक एसिड ले लिया और वीक ही बेस लिया है, तो यहाँ भी न्यूट्रल सॉल्ट यहाँ पे रहेगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है भाई सॉल्ट का नेचर कैसा होने वाला है, तो जिस तरीके का भी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा था और वीक बेस था तो एसिडिक पार्ट क्या, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी कैसा रहने वाला है, एसिडिक रहेगा। ठीक है ना, अब अगर आप ये बात करोगे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, अगर उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करते हैं, एक मिनट,
हाँ, यहाँ लिख देते हैं रिएक्शन को कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनकी अगर रिएक्शन आप एसिड के साथ करते हैं तो क्या होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ की, तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ एक तो सॉल्ट बनेगा, CaCl2 जैसे बना है, CaCl2, और यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा, बैलेंस तो आप करोगे ही, पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे मतलब रिएक्शन यहाँ पे होंगी, एसिड की भी और साथ में बेसिस की भी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि एसिड और बेसिस में कॉमन क्या चीज़ें हैं, क्या है, और एसिड और बेसिस में क्या कॉमन चीज़ें हैं। अगर सारे एसिड को, कोई भी एसिड है उसमें कॉमन जो चीज़ है, जो भी H पॉजिटिव रिलीज करता है, तब आप उसको पानी में मिला देते हैं। किसमें, ये बात याद रखने की है कि तब आप उसको पानी में मिला देते हैं तो वो अरेनियस एसिड कहलाता है। अरेनियस एसिड वही होता है जो पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, और सारे एसिड यही करते हैं कि वो H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, और बेसिस क्या करेंगे, पानी में जा करके वहाँ पे OH नेगेटिव रिलीज करेंगे। तो ये सब में कॉमन बात है। ठीक है, H पॉजिटिव को आप क्या बोल देते हैं, आप इसको प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये कॉमन बात थी किसमें, सब एसिड में और सब बेसिस में। अब आपसे पूछा जाता है ना कि अगर आप इनकी आयनाइजेशन करते हैं, ये आयन में कन्वर्ट होते हैं, तो ये किस किस तरीके से होंगे, अब वो आप देखेंगे। जैसे आयंस बना रखे हैं ना ये, कि अगर आपने क्या किया है, आपके पास H पॉजिटिव है, H2 है, तो हाइड्रोनियम आयन आपको मिलता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपके पास है HCl प्लस H2O, तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव, और साथ में Cl नेगेटिव बाहर रिलीज हो जाएगा। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं आप NaOH की, तो क्या बाहर निकल जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एसिड की अगर डाइल्यूशन करनी है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए पानी है, पानी में एसिड डालेंगे कि यहाँ एसिड है मान लीजिए, और या एसिड में आप पानी डालेंगे, क्या करेंगे। तो पता है ना आपको, पानी में एसिड डाला जाता है क्योंकि आपके एक तो फेस पे ना स्प्लैश आउट ना हो, वो बाहर ना हो, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कहीं कंटेनर जो है, हीट क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाती है कई बार, तो कंटेनर जो है वो टूट भी सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से आप हमेशा डाइल्यूशन करते वक्त क्या करते हैं, पानी में क्या डालते हैं बच्चों, आप एसिड को डालते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड की बात करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या रहेगी एसिड्स की, तो ये भी आपको वैसे ब्रेक डाउन करने आने चाहिए बच्चों। जैसे कि OH है, H2 डाल रहे हैं, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, MgOH है तो Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। आप इसको ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि ये कैसे टूटेगा, ये टूट जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। H2SO4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे करेंगे, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आपको आयनाइजेशन करनी है। ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि कैसे आप बताते हैं, पोटेंशियल कैसे बताते हैं। वैसे यहाँ पे पीएच का जो मतलब बताया जाता है अपनी 10 तक, हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आप इसको बताते हैं कि एक सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन रिलीज करने की पोटेंशियल है, उसी को आप पीएच के नाम से जानते हैं। सोरेनसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीएच के बारे में हमें बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो, आप जो पीएच स्केल है उसके बेसिस पे बताते हैं कि कौन एसिड है, बेस है। जैसे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उससे आप स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। जैसे अगर पीएच 7 है बच्चों, पीएच 7 है तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है, लेस देन 7 है तो एसिडिक कहलाता है, और मोर देन 7 है तो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। अगर एक तो मान लीजिए आपको बोला गया है किसी की पीएच 1 है और किसी की पीएच 3 है, तो इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कहलाएगा, तो जिसकी पीएच 1 है, जितनी कम पीएच होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसकी जितनी ज़्यादा पीएच होगी, जितनी ज़्यादा, जैसे एक की 13 और एक की 14 पीएच है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, जिसकी पीएच क्या होगी, 14 होगी। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड है या फिर कार्बोनिक एसिड है जिसको आप H2CO3 बोलते हैं, तो इनकी पीएच काफ़ी कम मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और बेस को अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो पीएच जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ जो डेली लाइफ में जो सारी चीज़ें चलती हैं, अब ये कुछ वैसे हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, उनकी पीएच के बारे में हमसे पूछा गया है। जैसे सलाइवा है बच्चों, अगर आप कलर ऑफ द पीएच मतलब पेपर में देखेंगे तो यहाँ लाइट ग्रीन होता है, ठीक है? आपकी जो पीएच होगी लगभग वो 7.4 होती है सलाइवा की। क्या होती है? मतलब जो बक्कल कैविटी है 7.4 होती है बिफोर मील। आफ्टर मील क्या हो जाती है? 5.8 मतलब एसिडिक में चली जाती है। लेमन जूस में क्या होती है? 2.5 के आसपास उसकी पीएच होती है। और जो एरिएटेड जो ड्रिंक्स होती हैं उनकी 6 के आसपास पीएच होती है। कैरेट जो जूस होता है बच्चों, कैरेट जूस उसकी 4 पीएच होती है। कॉफ़ी की जो होती है वो 5 के आसपास होती है। टोमेटो जूस 4.1 होती है। टैप वाटर जो हमारे पास होता है उसमें 7 पीएच मिलेगी। 1 एम मतलब 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है तो उसकी 13 से 14 मतलब हाईली आप बेसिक बोलोगे। और जो 1 एम HCl है वो कैसा होगा? उसकी 1 पीएच आपको मिलेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? जैसे ये बता रखा है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की यहाँ पे है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का ट्वाइस, जिसको भी एसिडिटी हो जाती है उसको यही दिया जाता है। लेमन जूस की 2 के आसपास है। गैस्ट्रिक जो जूस होता है मतलब HCl को बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस, तो ये अपना 1 में है, ठीक है? तो यहाँ से स्ट्रेंथ भी आप बताते हो। फिर क्या है, जो प्लांट्स हैं और एनिमल हैं वो सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए। तो जो अपनी बॉडी काम करती है 7 से 7.8 पीएच रेंज में काम करती है। किसमें? 7 टू 7.8 पीएच जो रेंज होती है उसमें काम करती है। फिर एसिड रेन के बारे में आपसे पूछा जाता है कि लेस देन 5.6 होता है ना बच्चों, लेस देन 5.6 तो वो एसिडिक रेन कहलाती है। सॉइल की बात करूँ तो हर एक जो प्लांट ग्रोथ एक स्पेसिफिक रेंज में ही ग्रोथ करता है, एक पीएच रेंज में ही ग्रोथ करता है। सबकी अपनी अपनी एक अलग पीएच होती है, कोई एसिडिक उसमें जाता है, कोई बेसिक उसमें जाता है। अगर हमारे स्टमक की बात करें, अभी गैस्ट्रिक जूस की बात करें, तो क्योंकि वहाँ HCl प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे आपको एसिडिक पीएच मिलेगी 1 से 2 के आसपास तक की। फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, जो अभी अभी मैंने बात की MgOH का ट्वाइस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है? फिर अगर आप टूथ डिके की बात करते हैं, अगर हमारी जो पीएच है माउथ की अगर वो 5.5 से नीचे जाती है तो टूथ डिके जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे जो इनेमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी में, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, ठीक है? तो तभी बोलते हैं कि भाई जो पेस्ट है, टूथपेस्ट है वो कर लेनी चाहिए, जिससे पीएच जो है वो मेंटेन रहती है। फिर क्या है, एनिमल्स की अगर बात की जाती है, एक बार बता देते हैं, ये मैंने बता दिया है आपको, ये वाला मैंने बता दिया है। ये वाला है जो बी स्टिंग वाला है, कि बी स्टिंग जो होता है उस वो क्या रिलीज होता है वहाँ पे? एसिड। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग जो सोडा होता है, जो बेस होता है, वो उसको लगाया जाता है ताकि रिलीफ मिल सके, ठीक है? फिर देखो ये रहा, नेटल लीव्स जो है वो इंजेक्ट करती है मिथेनोइक एसिड को, जो बर्निंग पेन मतलब हमारी बॉडी को सेंसेशन मिलती है उससे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे एक डोक प्लांट होता है बच्चों, क्या होता है? डोक प्लांट जो बेस रिलीज करता है, जिससे हमें रिलीफ वहाँ पे मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ठीक है? और ये आप जैसे अभी मैंने बताया ना डोक प्लांट वाला, ये वही चीज़ है, ये लीफ जो है, ठीक है? ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। जैसे बता रखा है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है बच्चों, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टार्मरिक जो अभी मैंने टार्ट्रिक एसिड जो बताया मैंने, टमाटो में ऑक्सैलिक होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक होता है, अंट जो स्टिंग होती है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, नेटल स्टिंग में भी क्या होता है? मिथेनोइक एसिड ही होता है, ठीक है? अब हम किसकी बात करते हैं? हम कुछ अब सॉल्ट्स की, पीएच की तो अभी हमने बात की थी, कुछ जो सॉल्ट्स हैं कॉमन सॉल्ट्स उसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है? कॉमन सॉल्ट तो वैसे आपको पता ही है, NaCl को आप बोलते हो, उसकी यूजेस भी आपको पता हैं, ठीक है? और कौन-कौन से सॉल्ट की हमें जो मतलब जो फॉर्मूले हैं या फिर जो चीज़ें हैं उसको आपको याद रखना है। एक तो NaOH है बच्चों, कास्टिक सोडा जिसको आप बोलते हैं, प्रिपरेशन कैसे की जाती है? NaCl पानी में डाल देते हैं और ये क्या बना देता है फिर? NaOH, Cl2 गैस बाहर निकलती है और H2 गैस बाहर निकलती है। इसका क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस, और इसको क्लोरल एल्कली प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है? और यहाँ क्या है,
तब भी आप सॉल्ट को पानी में ऐड कर देते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन आप इसको बोल देते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि एनोड पे, जो एनोड होता है वहाँ पे तो Cl2 गैस रिलीज होती है और कैथोड पे H2 गैस रिलीज होती है बच्चों। एनोड पे तो Cl2, क्योंकि देखो एक नॉर्मल सी बात है, मैंने एनोड पे हमेशा एनायन जाता है तो Cl नेगेटिव जो एनायन है वो एनोड पे ही जाएगा, तो एक Cl नेगेटिव तो कुछ कर नहीं पाएगा तो दूसरा Cl भी आएगा, तो दोनों मिला के Cl2 गैस वहाँ पे रिलीज कर देंगे और कैथोड पे H2 गैस रिलीज हो जाएगी और कैथोड के पास ही NaOH वहाँ पे आपको मिलेगा। H2 एज अ फ्यूल मतलब यूज होता है और जो Cl2 है उसको वाटर ट्रीटमेंट में, PVC बनाने में वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। HCl क्लीनिंग, स्टील, मेडिसिन इनमें इसका यूज किया जाता है। NaOH जो है वो डीग्रेसिंग मेटल्स को मतलब करने में यूज किया जाता है। सोप में, पेपर मेकिंग में NaOH का यूज किया जाएगा। Cl2 NaOH को एज अ ब्लीच, जो हाउस होल्ड ब्लीच होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। किसका? Cl2 प्लस में NaOH का। ठीक है, फिर है ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला आपसे बहुत पूछा जाता है, CaOCl2, CaOCl2 जिसको बोलते हैं, कैसे बनाते हैं? स्लेग लाइम प्लस में Cl2, स्लेग लाइम प्लस में Cl2 को बनाते हैं और यहाँ पे क्या है बच्चों, क्या बन जाता है यहाँ? CaOCl2 प्लस में H2O, तो यही है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन आप ये बोलेंगे ना कि किसकी वजह से यहाँ पे ब्लीचिंग होती है, तो वो होती है ये जो Cl2 है ना उसकी वजह से, उसको से स्टोर करने का ये काम करती है। ठीक है, मेन फंक्शन इसी का ही होता है, किसका? Cl2 का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग का सिर्फ फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। काम ये सारे लिखे हुए हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, कौन? ब्लीचिंग पाउडर जो आप कह रहे हैं अभी जो हमने पढ़ा है। ब्लीचिंग कॉटन के उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच के काम आता है। जो वुडन पल्प होती है उसको भी ब्लीच करने के काम आता है और ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के भी काम आता है, क्योंकि Cl2 यहाँ से रिलीज होगी ना इसी वजह से, क्योंकि Cl2 का तो फंक्शन है ही। फिर बेकिंग सोडा है बच्चों। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग, बेकिंग होता है आपके पास, एक मिनट, NaHCO3, ये बेकिंग होता है जहाँ H आ जाता है। अगर Na2CO3 है तो ये वॉशिंग सोडा में आ जाता है। ठीक है, और बेकिंग सोडा ही नॉन कोरोसिव बेस होता है, ये कोरोजन नहीं करता है। ठीक है, आप बनाते कैसे हैं, मतलब जो प्रॉपर अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो बनता कैसे? NaCl मतलब सॉल्ट लिया जाता है, पानी ऐड किया जाता है, CO2 भी ऐड की जाती है और अमोनिया, मतलब अमोनिया यूज किया जाएगा, पानी, सॉल्ट और CO2, NH4Cl और NaHCO3 यूज किया जाएगा। फिर क्या कर देते हैं, वैसे तो प्रिपरेशन जो है वो यहीं तक ही है, पर अगर आप बेकिंग सोडा तो यहाँ पे बन गया, फिर आप अगर वॉशिंग सोडा बनाते हैं तो फर्दर आप इसको हीट कर देते हैं, इसको आप हीट कर देते हैं और Na2CO3, H2O और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाती है, क्योंकि जो मेन फंक्शन ना बच्चों वही CO2 का ही है। ये अगर आप NaHCO3 को हीट कर देते हो, वॉशिंग सोडा बना, H2O बना और CO2 यहाँ पे बनता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि तब भी आप बेक कर रहे होते हैं या ब्रेड है उसके आटे को लगा रहे होते हैं तो उसमें आप बेकिंग सोडा डाल देते हो, कुछ पानी डाला जाता है, कुछ एसिड की अमाउंट डाली जाती है, तो वहाँ से वो बिल्कुल ऐसे फ्लफी सा हो जाता है, पोर्स आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से CO2 बाहर निकलती है जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी है, कुछ एसिड की रिक्वायरमेंट भी है, तो हीटिंग में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि CO2 रिलीज हुई और ये फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे भी यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ से CO2 रिलीज हो रही है। ठीक है, और एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी यूज किया जाता है, और जो मैंने ब्रेड को बोला और केक जो बोला उनको बनाने के भी ये काम आता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सिर्फ Na2CO3 वॉशिंग सोडा नहीं होता बच्चों, यहाँ पे तब 10H2O पानी के मोलिक्यूल होते हैं, आप इसको तब वॉशिंग सोडा का नाम देते हो। ठीक है, जैसे अभी आपने बेकिंग सोडा को हीट किया तो ये Na2CO3 बना, फिर इसकी पानी के साथ आप रिएक्शन कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, जिससे वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ये मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स क्लीनिंग एजेंट होता है ये, क्योंकि वॉशिंग सोडा है ना, परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए जो पेपर इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है।
ठीक है? फिर जो एक फ़ॉर्मूला और है आपके पास जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये यूज़ेज़ लिखे हुए हैं सारे के सारे और मैंने अभी आपको बता भी दिए हैं। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम आपके पास होता है CaSO4 2H2, तब आप इसको हीट करते हैं किस पे? 373 मतलब पूरे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको मिल जाता है CaSO4 हाफ H2, जिसको आप क्या बोलते हो? POP, हाफ H2। अगर इससे ज़्यादा से हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? CaSO4, जिसको डेड POP आप बोल देते हो, क्योंकि कोई भी पानी का मॉलिक्यूल नहीं रहा ना। जिप्सम किसको बोलते हो? कई बार जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है, CaSO4 2H2 को जिप्सम बोला जाता है। 373 पे हीट करते हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है? CaSO4 हाफ H2, उससे ज़्यादा टेम्परेचर किया तो CaSO4 बन जाएगा, जिसको डेड POP का नाम दिया जाता है। ठीक है? फिर आप जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मतलब पानी के मॉलिक्यूल जो आपके पास कंपाउंड होते हैं उसके साथ है, जैसे CaSO4 है बच्चों, 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। Na2CO3 है, अभी अभी बताया था। 10H2 होता है, वहाँ पे भी CaSO4 है। जिप्सम में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जो अपने पास अभी था ये POP, इसमें कितना था? हाफ वाटर मॉलिक्यूल था। ठीक है? क्वेश्चन मैंने एक आपको किसका बताया? लिटमस किस चीज़ से बना हुआ होता है? बायो वालों को वैसे पता होना चाहिए इस चीज़ का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वैसे मिलने वाले हैं।